सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात बच्चों, हम लोग पाठ 2 परीक्षा के प्रश्न संख्या 6 तक पढ़ लिए हैं। अब देखना है भाषा की समझ। क्या देखना है? भाषा की समझ। तो भाषा की समझ में है कि निम्नलिखित शब्दों में एक अन्य शब्द जोड़कर युग्म शब्द बनाना है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी मिलता जुलता शब्द बनाना है। जैसे दौड़ है, क्या है? दौड़। तो यहाँ पर लिखेंगे धूप, दौड़ धूप। अमोद, यहाँ लिखेंगे प्रमोद। उचित, तो यहाँ लिखेंगे अनुचित। उसके बाद क्या है? दिन, यहाँ लिखेंगे रात। पूछ, तो यहाँ पर लिखेंगे ताछ। सीधा, साधा। ठीक है, ये हो गया मिलता जुलता शब्द। दौड़, धूप, अमोद, प्रमोद, उचित, अनुचित, दिन, रात, पूछ, ताछ, सीधा, साधा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 है। इसमें कहता है कि सु उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। सु उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो अब लिखिए पहला सुलभ। दूसरा लिखिए सुगंध। तीसरा लिखिए सुकर्ण। चौथा लिखिए सुपुत्र। तो यहाँ इन चारों में जो सु लगाए हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है? यही उपसर्ग है। जैसे सु को यहाँ हटा देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सुगंध, तो सु को अगर हम हटा देते हैं तो होता है गंध। और सु अगर लगा देते हैं तो क्या होता है? सु उपसर्ग होता है। आप उपसर्ग की परिभाषा भी जानते होंगे कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, पूर्व का मतलब होता है पहले, जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे आप यहाँ देखते हैं सुगंध। अब सुगंध का मतलब होता है खुशबू। और वहीं अगर सु को हटा देते हैं, उपसर्ग को हटा देते हैं गंध। गंध मतलब जो होता है जिसको आप बदबूदार कहते हैं। तो अंतर हो गया कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह से करना होगा तो पहले इसका परिभाषा जान लीजिएगा उपसर्ग के, कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यही उपसर्ग का दिया हुआ है कि जैसे सुलभ हो गया, सुगंध हो गया, सुकर्म हो गया, सुपुत्र हो गया। तो इसमें जितना 4 सु जो मैं दिया यही उपसर्ग है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। क्योंकि 3 में क्या है? 3 में इसमें आपको पढ़ना है कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तो तत्सम शब्द वह शब्द है जो संस्कृत से हमारे हिंदी में आता है और वह ज्यों का त्यों रहता है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे आप कहते हैं नेत्र, है ना, दधि, क्षेत्र। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? यह संस्कृत का शब्द है और ज्यों का त्यों रह जाता है। और तद्भव में क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ फिर तद्भव शब्द। तो इसको जब हिंदी में प्रयोग में लाते हैं, पता है कि हिंदी में ऐसे शब्द भी प्रयोग में लाए जाते हैं जिनका मूल रूप संस्कृत होता है, पर हिंदी में आने के बाद इसके रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है। जैसे मैंने कहा नेत्र, तो तद्भव में क्या हो जाएगा? आंख हो जाएगा। और जैसे उसमें मैंने कहा दधि, तो इसमें आकर दही हो जाता है। यानी इसमें तद्भव में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, और तत्सम में वह ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है, तो वो था प्रश्न संख्या 3। और प्रश्न संख्या 4 लिखेंगे
प्रश्न संख्या 4 लिखिए। क्या है प्रश्न संख्या 4? 4 में क्या है? तो विलोम शब्द है, विलोम, विलोम शब्द। ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें क में लिखेंगे, दिया हुआ है सज्जन, सज्जन। इसका जब हम विलोम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दुर्जन। क्या हो जाएगा? दुर्जन। उसी तरह से आदर लिखेंगे, ख में क्या लिखेंगे? आदर। आदर का क्या हो जाएगा? अनादर, अनादर। फिर ग है, ग में क्या है? नास्तिक, नास्तिक। नास्तिक का क्या हो जाएगा? आस्तिक। ठीक है। उसके बाद है घ में लिखेंगे वीरता, वीरता। इसका क्या होगा? कायरता, कायरता। इसके बाद क्या है? अंग में है स्वीकार। इसमें क्या हो जाएगा? अस्वीकार। इसके बाद है च में धर्म। धर्म का क्या हो जाएगा? अधर्म। ठीक है। तो ये हो गया विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द। इसका क्या परिभाषा होता है? कि एक शब्द दूसरे शब्द का विरोध प्रकट करता है, उसको हम कहते हैं विलोम शब्द, है ना। एक शब्द दूसरे शब्द का विरोध प्रकट करता है, उसको हम कहते हैं विलोम शब्द। तो यहाँ पर क्या देता है? विलोम शब्द। यानी विलोम शब्द हमको लिखना है, जैसे दे दिया है सज्जन, तो सज्जन का हमने लिख दिया दुर्जन। फिर लिखा है आदर, आदर का अनादर, नास्तिक का आस्तिक, और वीरता, कायरता, स्वीकार, अस्वीकार, धर्म, अधर्म। ठीक है। इस तरह से ये हो गया प्रश्न संख्या 4। अब इसके बाद हम लिखते हैं प्रश्न संख्या 5। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना है, यानी रेखांकित कीजिए। तो इसमें देखना है कि इसमें संज्ञा कहाँ है। ठीक है। तो उसको चुनना है। तो जैसे यहाँ पर क्या है? पुल। यहाँ पर क्या है? पुल। तो पुल के नीचे हम क्या कर देंगे? एक रेखा खींच देंगे, जिसको अंग्रेजी में अंडरलाइन कहते हैं, है ना। अब लिखिएगा कि ये क्या हो गया? पुल। तो इसके सामने में लिखेंगे जाति वाचक संज्ञा। इसके बाद क्या है? ख में कहीं बुढ़ापे में दाग न लग जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बुढ़ापे। क्या हो जाएगा? बुढ़ापे। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद क्या है? दरबार, दरबार सजाया गया। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दरबार। तो दरबार क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। इसके बाद कहता है कि कहीं यह सुजान सिंह तो नहीं। तो सुजान सिंह क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप क्या करेंगे? नीचे रेखा खींच देंगे, यानी अंडरलाइन खींच देंगे। तो सुजान सिंह क्या हो गया? यह हो गया व्यक्तिवाचक। क्या हो गया? सुजान सिंह ये हो गया व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद क्या है? उनकी उदारता। तो उदारता पर हम क्या करेंगे? उदारता के नीचे हम रेखा खींच देंगे, मतलब सीधी अंडरलाइन कर देंगे, यानी
तो ये क्या हो जाएगा उदारता, ये हो जाएगा भाववाचक, भाववाचक। तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया कि निम्नलिखित वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों को चुनकर उसके नीचे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, और उसके बाद कौन सा संज्ञा ये बताना है। जैसे आपको में देखेंगे कि उस पर कोई पुल न था, तो मैं पुल के नीचे क्या किया, एक रेखा खींच दिया, है ना, यानी अंडरलाइन कर दिया। और इसके बारे में हमने बता दिया कि ये जातिवाचक संज्ञा है। फिर ख में दिया है कि कहीं बुढ़ापे में दाग न लग जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बुढ़ापे, तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। ग दरबार सजाया गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा दरबार, दरबार के नीचे हमने क्या कर दिया है, एक सीधी रेखा खींच दिया है, तो ये क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद है घ, घ में क्या है कि कहीं यह सुजान सिंह तो नहीं है, तो सुजान सिंह क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सुजान सिंह क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसका से अंग देखेंगे कि अंग में क्या है, तो उनकी उदारता प्रशंसनीय है, तो उसमें उदारता क्या हो गया, उदारता हो गया भाववाचक संज्ञा, क्या हो गया भाववाचक संज्ञा। अब तो ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूल्यावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो अब चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित शब्दों की कथा उत्तमावस्था लिखिए। तो इसमें देखना है कि जैसे दिया हुआ है कि इसमें कि श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ के उत्तमा अवस्था क्या हो जाएगा श्रेष्ठतम। मैं उत्तरावस्था भी लिख दिया हूं और उत्तमा अवस्था दोनों क्लियर कर दिया हूं। ऐसे इसमें केवल उत्तमा पूछा था, तो उत्तमा में क्या हो जाएगा श्रेष्ठतम हो जाएगा, योग्यता के योग्यतम हो जाएगा, अधिक का अधिकतम हो जाएगा, और लघु का लघुत्तम हो जाएगा। लेकिन हम क्या किए हैं उत्तरावस्था भी लिख दिए और उसका से उत्तमावस्था भी लिख दिए हैं। तो श्रेष्ठ का श्रेष्ठ हो गया उत्तरावस्था में, और श्रेष्ठतम क्या हो गया उत्तमावस्था में। ख में क्या है योग, योग का उत्तरावस्था में योग्यतर हो जाएगा और उत्तमावस्था में योग्यतम हो जाएगा। ग में क्या है अधिक, तो अधिक का क्या हो जाएगा उत्तरावस्था में अधिकतर हो जाएगा और उत्तमावस्था में क्या अधिकतम हो जाएगा। और घ है लघु, लघु का हो गया लघुत्तर, और फिर लघुत्तर क्या हो गया उत्तरावस्था में, और लघुत्तम क्या हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तमावस्था में। इस प्रकार इसको हम लोग देख लिए। अब इस पाठ में यह पाठ समाप्त हो गया। अब इस पाठ के बाद हम लोग पढ़ेंगे कल कामचोर। ठीक है।